आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत। विज्ञान जगत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विज्ञान संचारक और शिक्षक डॉक्टर सुशील कुमार से ममता उपाध्याय की भेंटवार्ता। विषय है हरित रसायन, समय की मांग। श्रोताओं नमस्कार। विज्ञान जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, विज्ञान ने हमारे जीवन को सुखमय बनाया है, सुविधापूर्ण बनाया है। विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं और आज हम विज्ञान की जिस शाखा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रसायन। कई बार हमारे मन में ये आता है कि रसायन विज्ञान यानी जो स्कूल कॉलेज की जो प्रयोगशाला है उसमें ही जो केमिस्ट्री बच्चे पढ़ते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं, बस वहीं तक रसायन विज्ञान सिमटा हुआ है। हमारे आम जीवन में इसका क्या काम? लेकिन यदि हम दृष्टि दौड़ाएं तो हमारे घर में भी बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो रसायन विज्ञान से ही बने हुए हैं, यानी उसमें रासायनिक प्रक्रिया हुई है, रासायनिक उत्पाद हैं जो हमें लाभ भी पहुंचाते हैं और कहीं कहीं हमें वो हानि भी पहुंचा रहे हैं। अब ये हानियां क्या है, इस विषय पे बहुत मंथन भी हुआ और शायद इसीलिए हरित रसायन की कल्पना की गई। और आज जो हमारी भेंट वार्ता का विषय है वो है हरित रसायन, समय की मांग। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुशील कुमार जी को। आप केंद्रीय विद्यालय अलीगंज में विज्ञान के शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं। साथ ही साथ आप आम लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाने, संचेतना फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर सुशील कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी ममता जी, सादर प्रणाम। सुशील जी, आज हम हरित रसायन की बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उससे रसायन की बात कर लें कि जो रसायन विज्ञान है वो किस तरह से आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि उसने हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाया। जी ममता जी, सबसे पहले तो मैं आपकी उसी बात से शुरू कर रहा हूँ जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी रसायन विज्ञान की बात की जाती है तो आम व्यक्ति या कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में वही सोचता है कि वो कठिन कठिन फॉर्मूले जो वो याद करते हैं या कठिन कठिन रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में सोचते हैं या अम्ल और क्षार, एसिड या बेस के बारे में वो सोचते हैं, तो आमतौर पे रसायन विज्ञान को इसी रूप में याद किया जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कहा जाता है कि ये रसों का अध्ययन है, अर्थात रसायन विज्ञान रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब देखिए, हमें और आपको तमाम प्रकार की बेहतरीन चीजें रसायन विज्ञान से प्राप्त हो रही हैं। ये एक तरफ हमारे आपके घरों में दवा की गोली, एक छोटी सी टिकिया जो सिर दर्द या बदन दर्द में यूज होती है, उससे लेके स्वास्थ्य के रूप में, या अलग अलग जो पॉलीमर हैं, बहुलक हैं, जिसमें एक बहुलक या पॉलीमर हम और आप लोग देखते हैं प्लास्टिक के रूप में, या अलग अलग सिंथेटिक कपड़े हो सकते हैं, कृषि में हो सकता है, या भोजन में रसायन। देखिए, हमारी आपकी जो किचन होती है, किचन में जितने भी भोज्य पदार्थ बनते हैं वो किसी न प्रकार से रसायन से ही जुड़े होते हैं। सौंदर्य प्रसाधन को तो भूल ही नहीं सकते। हर व्यक्ति अपनी सुंदरता के लिए साबुन से लेके क्रीम, पाउडर और डिटर्जेंट मटेरियल का कपड़ों को साफ करने में उपयोग करता है। अगर हम देखें तो कुछ सालों पहले, लगभग 1928 के आसपास से, जब पहली एंटीबायोटिक खोजी गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने खोजी थी, उसका नाम पेनिसिलिन रखा गया। और उसके बाद से तमाम एंटीबायोटिक्स आई और उन्होंने हमारे आपके जीवन को बेहतर बनाया और वर्ल्ड वॉर 2 में तो ये वंडर ड्रग के रूप में सामने आई। ऐसे ही हम और आप लोगों ने अपने खेतों की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया जो कीड़े को मारने के काम आते हैं। लेकिन ये सारी यात्रा के दौरान विस्तृत अध्ययन नहीं किए गए। हम लोगों ने चीजों को बनाया, प्रयोगशालाओं में बनी, उनको उपयोग किया, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ी तो हमें और आपको भौतिक विकास के कई दुष्परिणाम बाद में देखने पड़े। अब इन दुष्परिणामों के रूप में जैसे मैं कुछ आपके सामने दुष्परिणाम बताने की एक प्रकार से कोशिश करूंगा। जैसे एक दवा है थैलिडोमाइड दवा, ये 1960 के आसपास की बात है। और थैलिडोमाइड जब 1950 और 60 के दशक में जब बाजार में आई तो इसमें जो गर्भवती महिलाएं थीं
उन्होंने इसको सुबह की कमजोरी को दूर करने के लिए इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। इसका कोई विशेष वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में ये पता चला कि उनके गर्भ में जो बच्चे का जन्म हो रहा है, पल रहा है, उसमें बहुत सारी जन्मजात विकृतियां देखी गई, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी देखने को मिली। और जैसे बच्चों के पैरों और हाथों की अंग विकृति हो जाना, उसमें कोई ना कोई परेशानी, फिंगर में परेशानी या चप्पू की तरह पैर हो जाना, फ्लिप लाइक बॉडी। इसके बाद देखा होगा हम सब लोगों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का खूब जबरदस्त उपयोग किया अपने फ्रिज में ठंडा करने के लिए, चीजों को गर्मियों के दौरान, एसी के लिए। लेकिन बाद में पता चला कि सीधे सीधे तो आपको और मुझे प्रभाव नहीं रहा, लेकिन खामोशी के साथ ये एक जो धरती की छतरी होती है, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, उसको धीरे धीरे डिग्रेड कर रहा है, उसको पतला करता जा रहा है, ओजोन में होल होता जा रहा है। उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे सीधे धरती पे गिरने लगी और हम और आप लोगों के साथ साथ पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को तमाम परेशानियां देखने को मिली। ऐसे ही अगर देखा जाए तो 1980 में अमेरिका के टाइम्स समुद्र तट के मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख हर्बिसाइड और खरपतवार जिसे हम कहते हैं, जिसे 2,4-D और 2,4,5-T, उनसे तमाम परेशानियां देखने को मिली। और तो और कहीं और दूर नहीं जाए, हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें और हम सबको पता है कि वहां पर 1984 में एक बहुत बड़ी गैस ट्रेजेडी घटित हुई थी, जिसके पीछे मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस को जिम्मेवार माना गया था। तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं ने लोगों को कृत्रिम रसायनों के दुष्प्रभाव की तरफ ध्यान खींचा और जिसके फलस्वरूप अनेक देशों में क्लीन वाटर एक्ट, रिसोर्स रिकवरी एवं कंजर्वेशन एक्ट, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट आदि बने और रासायनिक उद्योगों पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। और इसी दौरान एक प्रकार से दो वैज्ञानिक जिनका नाम पॉल अनास्टास एवं जॉन वार्नर थे, इन्होंने हरित रसायन के रूप में रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा के रूप में बात की कि जिसमें हम ऐसे केमिकल का उपयोग करें जो कि धरती पर जो तमाम परेशानियां हैं उनको कम करने में या उनके स्रोत से जहां से उत्पन्न हो रही परेशानियां उनको खत्म करने में ये सहायक हो। जी, तो रसायन विज्ञान जो हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है कि कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन को दुष्प्रभावित भी करने लगा। और हम अपने जो खेतों में भी जो उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, उसको भी कहा जाता है कि ग्रीन जो उर्वरक है, मैन्योर है, उसे हम इस्तेमाल करें। तो हम हरित रसायन यानी ग्रीन केमिस्ट्री की ओर बढ़े, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो ये हरित रसायन या ग्रीन केमिस्ट्री है क्या, ये हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपसे। देखिए ममता जी, ये हरित रसायन विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसके जरिए ऐसे पदार्थ या उत्पाद बनाए जा रहे हैं जो पर्यावरण, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, हम कह सकते जल, जंगल व जमीन व स्वयं मानव के लिए हानिकारक न हो। ये वर्ष 1980 के पूर्व रसायन वैज्ञानिकों को अधिकांश रसायनों की टॉक्सिसिटी अर्थात विषाक्तता के रूप में विशेष जानकारी नहीं थी, पर उन्हें जैसे जैसे टॉक्सिसिटी के बारे में पता चला कि अलग अलग केमिकल के कुछ न कुछ दुष्प्रभाव हैं, तब फिर लोगों ने ऐसे ढंग खोजने चाहे और उसी के अंतर्गत हरित रसायन सस्टेनेबल ब्रांच और इको फ्रेंडली ब्रांच के रूप में डेवलप करने में सहायता मिली। हम कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम पॉल अनास्टास है। इन्होंने 2000 में हरित रसायन की एक परिभाषा दी थी कि हरित रसायन उन रासायनिक पदार्थों एवं प्रक्रियाओं के उपयोग एवं विकास पे जोर देता है जिसमें जहरीले प्रदूषक कारक पदार्थों का उपयोग एवं उत्पादन ना हो या न्यूनतम हो। जी, तो इसका मतलब कि जो ग्रीन केमिस्ट्री है, हरित रसायन है, ये पर्यावरण के अनुकूल जो रसायन होते हैं उनको हम कह सकते हैं, जिनसे पर्यावरण या जीव जंतुओं को कोई नुकसान ना होता हो। तो बिल्कुल, जैसे मैं और आप जिस पर्यावरण में रहते हैं, अगर उस पर्यावरण को हम हरा भरा, अच्छा, सस्टेनेबल बनाएंगे, टिकाऊ बनाएंगे, तो उसमें हम हेल्दी ढंग से, स्वस्थ ढंग से सांस ले पाएंगे और उसी आधार पर हमारे आसपास का पर्यावास भी जीवित रह पाएगा। और हम कहीं ना कहीं से अगर प्रभावित किए किसी भी एंथ्रोपोजेनिक या मानव जनित गतिविधियों के द्वारा, तो वो पर्यावरण जब प्रभावित होगा तो मेरा आपका स्वास्थ्य सीधे सीधे प्रभावित होगा। जी, तो हरित रसायन की प्रेरणा के रूप में आप किसे देखते हैं? देखिए, मेरे अनुसार सबसे बड़ा जो गुरु है, सबसे बड़ा जो टीचर है,
वो नेचर है, प्रकृति है, और प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान है। और हम प्रकृति को तो कभी लेसन पढ़ा नहीं सकते, बल्कि प्रकृति से जो भी गतिविधियां हो रही हैं, देखिए लाखों साल पहले से जो जीवन धरती पर पाया जा रहा है, जो जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, उन जीव जंतु और पेड़ पौधों ने बिल्कुल टाइम टेस्टिंग, मतलब समय के साथ अपनी जो गतिविधियां हैं उनको अच्छे से टेस्ट करके, और वो आज भी जैव विकास के क्रम में अधिक से अधिक अनुकूलित होके आज एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो जो हरित रसायन में उन्हीं सब जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को कॉपी किया जाता है, उनसे प्रेरणा ली जाती है और कोशिश की जाती है कि हम ऐसी तकनीकी विकसित करें जो प्रकृति इसको उपयोग कर रही है। क्योंकि प्रकृति में या नेचर में या धरती पर जो जीव जंतु और पेड़ पौधे सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमारे नेचर में कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती। ये सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा है, चक्रीय व्यवस्था का है। ये ज्यादा से ज्यादा प्रकृति में होने वाली घटनाओं में जो भी चीजें उपयोग होती हैं वो बार बार रिसाइकिल होती हैं, रीयूज होती हैं, कम से कम उपयोग की जाती हैं। अर्थात ये 3R टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। उसी क्रम में हरित रसायन भी विज्ञान का एक उभरता हुआ एक क्षेत्र है। डॉक्टर सुशील कुमार जी, हरित रसायन के बारे में जो आप जानकारी हमें दे रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं के मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि हरित रसायन का दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। ममता जी, आज के दौर में हरित रसायन का जीवन के लगभग हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है, और इसका बाकायदा विस्तृत अध्ययन बच्चों की कक्षा 11वीं और 12वीं की किताबों में भी दिया हुआ है। आजकल जो कपड़ों की निर्जल या शुष्क धुलाई की जाती है, तो पहले जो उपयोग किए जाते थे केमिकल, उसके स्थान पर अब कम जहरीले केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, जिससे कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है, पानी है, वो कम से कम प्रभावित हो और उसमें कहीं से टॉक्सिसिटी ना आए। दूसरा, पेपर का जो विरंजन किया जाता है, क्योंकि पूर्व में पेपर के विरंजन के लिए क्लोरीन गैस उपयोग में आती थी, लेकिन आजकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो विरंजक क्रिया की दर को बढ़ाता है, उपयोग में लाया जाता है। ऐसे ही अलग अलग रसायनों के संश्लेषण में हरित रसायन बहुत ही उपयोगी है। जैसे औद्योगिक स्तर पर एथीन का ऑक्सीकरण आयनिक उत्प्रेरकों एवं जलीय माध्यम की उपस्थिति में करवाया जाए तो लगभग 90% इथेनॉल प्राप्त होता है। अर्थात इस क्रिया से इफिशियंसी बढ़ जाती है, रासायनिक क्रिया की दर बढ़ती है और हमें ज्यादा मात्रा में इथेनॉल प्राप्त होता है एथीन से। तो ऐसे ही गंदले जल को स्वच्छ करने के लिए भी हरित उपाय किए जाते हैं। हर बड़े शहर की ये बहुत बड़ी परेशानी है, सीवर रिलेटेड परेशानियां हैं, म्यूनिसिपैलिटी के वाटर को साफ करना। तो उद्योगों के अवशिष्ट हुए या म्यूनिसिपैलिटी के वाटर जो भी सीवेज निकलता है, उसमें ऐसे लगातार अच्छी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है हरित रसायन का, जिसके द्वारा पानी को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध किया जा सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं। और वैसे आज के दौर में हम कह सकते हैं, जिस भी शहर में रह रहे हैं हम और आप लोग, कहीं ना कहीं से स्मॉग से प्रभावित हैं। स्मॉग मतलब स्मोक प्लस फॉग। तो हरित रसायन की मदद से स्मोक मतलब जहां से स्मोक ही आ रहा है, उन स्रोतों पर ही काम किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए पराली जला के स्मोक ज्यादा निकलता है, धुआं, तो पराली को बायोमास के रूप में उपयोग करके अलग अलग चीजों के रूप में हम उपयोग करने की इसमें लगातार अनुसंधान हो रहे हैं। तो ऐसे कई अनुसंधान हैं। दवाओं में विलायकों का अच्छा प्रयोग, जो सॉल्वेंट होते हैं जो कम टॉक्सिक हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो रासायनिक अपक्रिया के बाद सॉल्वेंट को फिर नदियों में बहा दिया जाता है, तो पानी भी प्रभावित होता है और जमीन में तो जमीन। तो ऐसे सॉल्वेंट के ऊपर भी काम हो रहा है और हमारी जल, जंगल, जमीन और ये पर्यावास कम से कम प्रदूषित हो। जी, तो इसका अर्थ है कि हरित रसायन जो है, अब वो जहाँ जहाँ रसायन विज्ञान का प्रयोग है, वहाँ वहाँ हरित रसायन भी अपने पैर पसार रहा है। तो भविष्य क्या है हरित रसायन का? हरित रसायन का भविष्य बहुत उज्जवल है। और ये अगर हम देखें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, IITs हैं या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर इस पे बहुत अच्छे शोध हो रहे हैं। बच्चे वहाँ पर उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं हरित रसायन में। और आगे जो अगर हम मानव जीवन की कल्पना करते हैं तो उसमें हरित रसायन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हरित रसायन से हमें और आपको एक प्रकार से ऐसी चीजें, ऐसे उत्पाद मिलते हैं जो हमारे पर्यावरण को कम हानि पहुंचाते हैं, हमारी दवाओं के संश्लेषण में मदद करते हैं, हमारी जो जरूरत है उन्हें पूरा करते हैं। और चूंकि प्रकृति से प्रेरणा लेके बनाए जा रहे हैं, अर्थात ये ज्यादा इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है और भविष्य के लिए
हमें और आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाली ये एक प्रकार की रसायन विज्ञान के अंतर्गत हरित रसायन के रूप में जो हमें और आपको वरदान प्राप्त हो रहे हैं। जी, तो हरित रसायन यानी ग्रीन केमिस्ट्री समय की मांग है और समय की मांग भी यही है कि हमारा जो पर्यावरण है उसे सुरक्षित संरक्षित करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा इस ओर प्रयास करें। डॉक्टर सुशील कुमार, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।